हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माइंड्स माइंड ट्यूटोरियल्स। मरियम हियर। तो हमने लास्ट में जब हाइड्रोजन बॉन्ड स्टार्ट किया था, जो प्रीवियस वीडियो सेगमेंट था, उसमें हमने बात की थी कि अगर इस टाइप का कॉम्बिनेशन है NHO और OHN, जिसमें यहाँ पर ऑक्सीजन डोनर की तरह एक्ट कर रहा है और नाइट्रोजन एक्सेप्टर की तरह एक्ट कर रहा है, वहीं इस तरफ अगर हम देखें तो ऑक्सीजन जो है एक्सेप्टर की तरह एक्ट कर रहा है और यहाँ पर नाइट्रोजन डोनर की तरह एक्ट कर रहा है फॉर दी हाइड्रोजन। तो इन दोनों में से बॉन्ड लेंथ जो होगी वो यहाँ पर ज्यादा होगी इस वाले केस में, और यहाँ पर बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो उससे हमें ये पता चला कि जहां पर, और हमारा एक लॉजिक ये था, वो ये कहता है कि अगर बॉन्ड लेंथ कम होती है तो वहां पर कहीं ना कहीं बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है उस केस में। तो यहाँ पर आपको इससे क्लियर हो जाता है इसी कंसेप्ट से कि अगर यहाँ पर बॉन्ड लेंथ जो है वो अगर ज्यादा है तो इसका मतलब यहाँ पर जो होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ भी यहाँ पर कैसी हो जाएगी, इस तरफ आपको ज्यादा देखने को मिल जाएगी, क्योंकि वो अपोजिट वर्क करता है। अगर ये ज्यादा है तो सॉरी बॉन्ड स्ट्रेंथ यहाँ पर कम हो जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं कंसेप्ट आपने देखा था। तो अब यहाँ पर हमारे पास एक कंसेप्ट और आता है कि अगर हमसे पूछा जाए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स को अगर आपको पता करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स को अगर आपको पता करना है तो आप कैसे पता करेंगे यहाँ पर। तो देखो, जो हाइड्रोजन है ना, वो वहां पर अगर डोनर की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन डोनर की तरह भी एक्ट कर सकता है, हाइड्रोजन एक्सेप्टर की तरह भी एक्ट कर सकता है। अगर डोनर की तरह वो एक्ट कर रहा है तो वहां पर याद रखना कि हाइड्रोजन एटम्स कोवेलेंटली बॉन्ड करते हैं किसके साथ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ यहाँ पर बॉन्डिंग शो करता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनती है यहाँ पर इनके बीच में। और दूसरा, हाइड्रोजन अगर एक्सेप्टर होगा तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी तरह वो वहां पर उसकी हेल्प से वो वहां पर वर्क करता है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन जितने तरह के आसपास मतलब जो भी उसके एटम्स है जिनके साथ वो कंबाइन करेगा, उसके बेसिस पर वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा अगर कंसेप्ट यहाँ पर देती हूँ, तो अगर आप आइस की बात करते हो, बर्फ की, आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे देखने को मिलता है हमें। तो जब हम आइस देखते हैं ना, उस वक्त अगर हम हाइड्रोजन को देखेंगे या फिर हम हाइड्रोजन बॉन्ड्स को अगर देखेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर, H2O के अंदर, अगर आप हाइड्रोजन बॉन्ड्स जब देखोगे आइस के फॉर्म के अंदर, तो आप देखोगे कि वहां पर 4 कम से कम मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स आपको देखने को मिलती है। वही फिर मान लीजिए आपने इस आइस को थोड़ा सा हीट अप करना शुरू करा, आपने हीट प्रोवाइड करना शुरू करा। जैसे ही आप हीट प्रोवाइड करना शुरू करोगे, फॉर से 25 डिग्री सेल्सियस आपने टेम्परेचर कर दिया, उस समय आप देखोगे कि वहां पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स पहले 4 बन रही थी, वही हाइड्रोजन बॉन्ड्स अब 3 बनने लगेंगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप और हीट प्रोवाइड करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, एकदम टॉप मोस्ट टाइम तक आप आ गए टेम्परेचर के। तो अब इस वक्त जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स होगी वो एकदम से 0 हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये जो स्टेट होगी वो वेपराइज स्टेट हो जाएगी, भाप बनकर पानी उड़ने लगेगा। समझ में आ रही बात। तो ये 2-3 केस होते हैं कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स आसपास कैसे एटम्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है और क्या कंडीशन है उस पर डिपेंड करता है। तो इसी कंसेप्ट के बेसिस पर एक क्वेश्चन जो नॉर्मली पूछा जाता है, हम पहले भी पढ़ते हैं ये क्वेश्चन, कि H2O जो होता है वो तो लिक्विड की तरह एक्ट करता है, वहीं अगर H2S को आप देखोगे तो वो एक गैस की तरह एक्ट करती है, किसके ऊपर, एक रूम टेम्परेचर पे। तो इसका रीजन क्या होता है, ये क्वेश्चन नॉर्मली टीचर्स वाइवा में भी आपसे पूछ लेते हैं, किसी एग्जाम में भी आ जाएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं, आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होता है कि H2O लिक्विड इसलिए रहता है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां पर बन रही होती है, वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है, इसी वजह से वो लिक्विड रहता है। और वहीं अगर आप H2S में बात करते हो, हाइड्रोजन सल्फाइड में बात करते हो, तो यहाँ पर कोई हाइड्रोजन बॉन्ड ही नहीं होती, तो नो H बॉन्ड, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन बॉन्ड ही नहीं होता, और कोई हाइड्रोजन बॉन्ड ही नहीं होगा तो वहां पर किसकी तरह एक्ट करेगा, गैस की तरह। जैसे इस केस में हो रहा था, जब आपने इतनी हीट प्रोवाइड कर दी इसकी आइस के ऊपर कि वो 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर आ गया, तो 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता, 0 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जो कि वेपराइज स्टेट होती है, गैस की स्टेट होती है। उसी तरह से H2S का भी केस था कि यहाँ पर कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो ही नहीं रहता, और वो भी कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन, इसी वजह से वो यहाँ पर गैस के फॉर्म में रहता है। अब उसके बाद आगे और डिटेल में बात करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स 2 तरह के होते हैं, एक हो सकता है इंटरमॉलिक्यूलर, आप कह दो उसको, और दूसरा का ऑप्शन होता है इंट्रामॉलिक्यूलर। 2 तरह के हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। ये इंट्रामॉलिक्यूलर कौन से होते हैं, जिसको हम कहते हैं विद इन मॉलिक्यूल। विद इन मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अगर आप जब हाइड्रोजन बॉन्ड्स को बनाते हो, एक ही मॉलिक्यूल, फॉर एग्जाम्पल ये कोई मॉलिक्यूल है, इसके अंदर ही अंदर बन रही है हाइड्रोजन बॉन्ड्स, तो उसको कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। वहीं दूसरा केस होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, यानी कि एक मॉलिक्यूल दूसरा का ए अलग हो गया, बी अलग हो गया, जब इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो हम उसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर। तो अगर सेम एक ही मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जाम्पल ए की अगर बात करें, उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसको इंट्रामॉलिक्यूलर, और 2 डिफरेंट के बीच में हो रहा है तो वो इंटरमॉलिक्यूलर। इतना समझ में आता है। अब इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। जैसे वाटर के केस में आपको इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स देखने को मिलती है, यानी
H2O मैंने बताया था आपको शुरू में भी डायग्राम बना के कि H2O मॉलिक्यूल्स आपस में जब जुड़ते हैं तो वहां पर उनके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स देखने को मिल जाती है। उसके अलावा एक केस हमारे पास आता है कि जैसे कि डीएसडीएनए, इसके अंदर भी आप देखोगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। उसी तरह से विद इन मॉलिक्यूल के एग्जांपल आते हैं जिसमें आता है आरएनए का अल्फा हीलिक्स स्ट्रक्चर, उसी तरह से एक आता है 3 power 10 हेलिक्स का स्ट्रक्चर, पाई हेलिक्स का स्ट्रक्चर। ये एग्जाम्पल आपको याद कर लेना है क्योंकि इस पर अगर कभी आगे जाकर क्वेश्चन आया कि बताइए कि इस फॉर एग्जाम्पल पूछ लिया कि आरएनए अल्फा हेलिक्स में कौन सी तरह की हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है, तो आपको पता होना चाहिए इंट्रामोलिकुलर बनती है। एग्जाम्पल्स याद करने हैं। तो ये और भी एग्जांपल मैं ऐड कर चुकी हूँ। यहाँ पर स्टार्च भी आ जाएगा इस तरफ और तो सेल्यूलोस आएगा, तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया होगा। और अगर कभी कोई पूछ ले कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या बायोलॉजिकल सिस्टम में मिलती है, हमारा जो बायोलॉजिकल सिस्टम होता है, क्योंकि नॉर्मली हम बायोलॉजी ही पढ़ रहे हैं तो फाइनली सारी बात बायोलॉजिकल सिस्टम पे आकर भी आपको जोड़ना ही पड़ती है यहाँ पर। तो बायोलॉजिकल सिस्टम में भी हाइड्रोजन बॉन्ड आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है न्यूक्लिक एसिड्स का और आप कह सकते हो प्रोटीन्स का, तो इनके अंदर आप देखोगे कि स्टेबलाइज्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर और भी केसेस है जहां आपको देखने को मिलता है, जैसे कि टीआरएनए आप ले लो, टीआरएनए के अंदर आपको मिल जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को। उसी तरह से प्रोटीन के अंदर अगर हम बात करें, प्रोटीन के अंदर, तो प्रोटीन में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अल्फा हेलिक्स का एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले, जैसे मैंने यहाँ पर अभी दिया था ना अल्फा हेलिक्स, उसी नाम को ले रही हूँ आगे। तो अल्फा हेलिक्स के एग्जांपल को आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पर एन अमीनो एसिड जो होते हैं वो N+4 अमीनो एसिड्स के साथ यहाँ पर जो बॉन्ड बनती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर बनती है। उसी तरह से यहाँ पर और बना दिए मैंने, यहाँ पर देखो 10 जो हेलिक्स होगा उसके अंदर N अमीनो एसिड्स N+3 के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं यहाँ पर, ऐसे नॉर्मली सिंबल नहीं होता लेकिन मैंने यहाँ पर बनाया है। फिर पाई हेलिक्स में N+5 के बीच में बनती है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इससे आपको क्या क्लियर हो जाता है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में और न्यूक्लिक एसिड्स प्रोटीन्स में हाईली हाइड्रोजन बॉन्ड्स हमें देखने को मिलती है, जिससे कि वो स्टेबलाइज वहां पर हो जाती है। उसी तरह से पैरेलल और एंटी पैरेलल का भी आपने ये केस सुना होगा स्टूडेंट्स पहले भी। पैरेलल एंटी पैरेलल का क्या होता है कि इसमें जो बीटर शीट्स होती है इनको भी अगर आपको स्टेबलाइज करना पड़ता है, तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए आपको जो चीज लगती है वो अगेन यहाँ पर अपना ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वही आ जाती है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके अंदर, बायोलॉजिकल सिस्टम में। तो लगभग जो इंपॉर्टेंट पार्ट था हाइड्रोजन बॉन्ड्स के ऊपर वो मैंने आपको बता दिया। अब टेक्स्ट पे आ जाते हैं फाइनली। सो हाइड्रोजन बॉन्ड्स रिलेटिवली वीक होते हैं, ये आपको शुरू में बता दिया था, क्योंकि मैंने बताया था जब इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस वीक होते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड जब उसके एक ही टाइप होते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी ऑब्वियसली वीक हो ही जाएंगे। सो दोज इन लिक्विड वाटर हैव अ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड ऑफ अबाउट 23 किलोजूल पर मोल्स कंपेयर्ड विद 470 किलोजूल पर मोल फॉर द कोवेलेंट OOH बॉन्ड इन वाटर फॉर 348 किलोजूल मोल फॉर अ कोवेलेंट COC बॉन्ड। वही बात है कि जो कोवेलेंट बॉन्डिंग्स अगर आप उसको देखोगे तो कोवेलेंट बॉन्ड जो होती है वो बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होती है, तो इसको ब्रेक करने की एनर्जी इतनी हाई होती है। वहीं अगर आप हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर किसी भी मॉलिक्यूलर इंटरएक्शन वाली एनर्जी की बात करोगे तो उसके अंदर वो बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है, सॉरी बॉन्ड की एनर्जी जो होती है वो कम हो जाती है। वो चीज हम सब डिस्कस कर चुके हैं, उसी को बुक में अब हम देख रहे हैं। सो हाइड्रोजन बॉन्ड इज अबाउट 10% कोवेलेंट ड्यू टू ओवरलैप्स इन द बॉन्डिंग ऑर्बिटल, अबाउट 90% इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये पॉइंट भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि 10% हाइड्रोजन बॉन्ड में आपको कोवेलेंट नेचर देखने को मिलता है, वहीं इसका 90% नेचर इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। ये भी हमने बात कर ली थी प्रीवियस हमारे लेक्चर के अंदर। फिर हर हाइड्रोजन एटम ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल शेयर्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर विद सेंट्रल ऑक्सीजन एटम, ये भी बात की थी कि किस तरह से शेयरिंग होती है। और जो ऑक्सीजन न्यूक्लियस होता है वो अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को मोर स्ट्रांगली देन डज दी हाइड्रोजन न्यूक्लियस अ प्रोटॉन, दैट इज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये भी हमने बात की थी कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज देयरफॉर अनइक्वल, थोड़ी अनइक्वल तरह की शेयरिंग होती है, कोई एक ज्यादा खींचने की कोशिश करता है यहाँ पर। ईच हाइड्रोजन बियर्स अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जो कि 2 डाइपोल प्लस का होता है। ऑक्सीजन एटम बियर्स अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज इक्वल टू द सम ऑफ 2 पार्शियल पॉजिटिव्स, जो कि 2 डाइपोल नेगेटिव होता है। एज अ रिजल्ट यहाँ पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन देखने को मिलता है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में। और ऑक्सीजन एटम ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सारी बातें मैं इतनी डिटेल में नहीं बता रही हूँ, पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं।
जब आप पानी को हीट करना शुरू करते हो वहां पर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इस वजह से फास्टर मोशन ऑफ इंडिविजुअल वाटर मॉलिक्यूल्स देखने को मिलता है। सो एट एनी गिवन टाइम, किसी भी गिवन टाइम में आप बात करोगे, मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड वाटर आर इंगेज इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसी भी टाइम में आप पानी को देखोगे जाकर तो पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी ही होती है, बट द लाइफ टाइम ऑफ ईच हाइड्रोजन बॉन्ड इज जस्ट 1 to 20 पिको सेकेंड्स। लेकिन वो हाइड्रोजन बॉन्ड कितने समय तक के लिए वैलिड होती है, तो वो वैलिड होती है सिर्फ 1 से लेकर 2 या फिर 1 से लेकर 20 पिको सेकेंड, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। अपॉन ब्रेकेज ऑफ वन हाइड्रोजन बॉन्ड अनदर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्स। लेकिन होता क्या है, जैसे इतनी सी छोटी सी देर में जब वो एक हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है, वहां पर दूसरे मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं उसके साथ अपने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए। तो कहीं ना कहीं वो जो एक ओवरऑल स्ट्रक्चर हम जब H2O का देखते हैं हमें वही नजर आता है, लेकिन वहां पर टूटती भी जाती है बॉन्ड्स और बनती भी जाती है। और कितनी जल्दी टूटती है, 1 से लेकर 20 पिको सेकेंड्स में टूट जाती है। समझ में आ रही बात? आगे बढ़ते हैं। तो अनदर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाती है विद द सेम पार्टनर और अ न्यू वन, या तो उसी पार्टनर के साथ या किसी और नए पार्टनर को ढूंढ लेती है विद इन 0.1 पिको सेकेंड। इतनी जल्दी से वो नया पार्टनर वहां पर ढूंढ लेती है, राइट। फाइनली अब हमारा यहाँ पर पूरा जो टेक्स्ट था लगभग पूरा कंप्लीट हो ही गया है। अब आगे देख लेते हैं। वाटर इन्फ्लुएंसेस द स्ट्रक्चर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। वाटर 60 to 70% ऑफ बायोमास बनाता है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस द बायोमोलिकुलर स्ट्रक्चर्स। ये बायोमोलिकुलर स्ट्रक्चर्स को इन्फ्लुएंस करता है। स्टेबलाइजेज द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। कोवेलेंट बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स दैट होल्ड्स मॉलिक्यूल्स टुगेदर। कोवेलेंट बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है। नॉन कोवेलेंट फोर्सेज वाइल ऑफ लेसर मैग्नीट्यूड मेक सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी एंड फंक्शनल कॉम्पिटेंस ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स इन लिविंग सेल्स। मतलब वही इंटरेक्शंस की बात हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत सारा डिटेल आप खुद रीड आउट करेंगे इसको, टेक्स्ट को, क्योंकि मुझे बहुत सारा कोर्स कंप्लीट करवाना है। बुक में अराउंड 1000 पेजेस से भी ज्यादा है, तो अभी तो हम 10 पेजेस भी, क्योंकि हम डिटेल में पढ़ते हुए जा रहे हैं, क्योंकि बुक को डायरेक्टली अगर आप पढ़ते हो और अगर आपके कंसेप्ट पहले से क्लियर नहीं है तो फिर ये बुक आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगी। आपको एक ट्यूटर की, टीचर की जरूरत जरूर से इसमें रिक्वायर्ड है। अभी तक इस बुक को जितना मैंने समझाया, आपको एक ट्यूटर और टीचर की जरूरत जरूर से इसमें लगेगी, क्योंकि कुछ चीजें आपको समझने के लिए बेसिक कंसेप्ट पे जाना पड़ेगा, जो अगेन आपको एक टीचर या फिर अगर आपके खुद के भी अच्छे हैं क्लियर तो बहुत अच्छी बात है वो तो ये है। फिर फोल्डिंग ऑफ बायोमोलिक्यूल्स आ जाती है। सो मोस्ट बायोमोलिक्यूल्स एम्पीपैथिक होते हैं, दैट इज दे पजेस रीजन्स रिच इन चार्ज और पोलर फंक्शनल मॉलिक्यूल्स एज वेल एज रीजन्स विद हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर। प्रोटीन्स टेंड टू फोल्ड विद द आर ग्रुप्स ऑफ अमीनो एसिड्स विद हाइड्रोफोबिक साइड चेन्स इन द इंटीरियर। अमीनो एसिड जो कि चार्ज और पोलर अमीनो एसिड साइड चेन्स आर्जिनिन, ग्लूटामेट, सीरीन जनरली प्रेजेंट होते हैं सरफेस इन कांटेक्ट विद वाटर। कहीं ना कहीं फोल्डिंग ऑफ बायोमोलिक्यूल्स वाटर से रिलेटेड जो भी चीजें वो सब इन्होंने यहाँ पर डाल दी है। तो ये मैं टेक्स्ट आपको ही होमवर्क में दे रही हूँ, आप इसको बाद में अच्छे से रीड आउट करेंगे। यहाँ पर आपका डायग्राम बहुत अच्छा आ जाता है, इसको ध्यान से देखेंगे हम। यहाँ पर आपके लेफ्ट में देखोगे आप तो दो डाइपोलर वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स को शो किया गया है डॉटेड लाइन से। देखो, एक ये H2O का मॉलिक्यूल है, एक H2O का मॉलिक्यूल ये है H2, ये 2 H हो गए, और ये एक हो, ये 2 H, एक ये हो, तो 2 है। 2 यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स है, तो उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ बन रही है, जो डॉटेड लाइन से यहाँ शो किया गया है वहां बन रही है। उसी तरह से यहाँ पर एक पूरा हाइड्रोजन बॉन्ड का क्लस्टर दिखाया गया है, जहां पर 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स है। तो एक ये है, एक ये है, ठीक है, तो एक ये हो गया। यहाँ पर भी अगर 4 आपके पास बायोमोलिक्यूल्स आ रहे हैं, तो देखो डॉटेड लाइन से किस तरह से इन्होंने शो किया है यहाँ पर, तो इस टाइप से 4 यहाँ पर चीज आ जाती है। सो नोट दैट वाटर कैन सर्व साइमल्टेनियसली बोथ एज अ हाइड्रोजन डोनर एंड एज हाइड्रोजन एक्सेप्टर। वाटर के अंदर आप ये देखते हो कि हाइड्रोजन डोनर की तरह भी एक्ट करता है और कभी वो एक्सेप्टर की तरह भी एक्ट करता है। दोनों ही चीज एकदम सही होती है। आगे देख लो, यहाँ पर इस वाले केस को देखो, ऊपर यहाँ पर देख सकते होगे आप कि एडिशनल पोलर ग्रुप पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, शो आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन एन अल्कोहल एंड वाटर बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स और भी अगर किसी मॉलिक्यूल में मिलती है, जैसे इथेनॉल आ गया, फिर उसके बाद और भी केसेस है, उनकी डायग्राम्स आपको यहाँ पर शोन है। तो ये चीज होगी। अब बॉन्ड एनर्जीज फॉर एटम्स ऑफ बायोलॉजिक सिग्निफिकेंस आपको यहाँ पर मिल रही है, ये भी आप यहाँ से देख सकते हो। ओ टाइप अगर मतलब बॉन्ड टाइप में ओ के बीच में अगर बॉन्ड बन रही है तो एनर्जी किलो कैलोरीज पर मोल में इतनी है। बॉन्ड टाइप इसमें डबल बॉन्ड आ जाएगी, फिर ये अगेन एनर्जी आ रही है। ये भी आपको टेबल समझ में आ जाएगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब while the hydrogens of a non-polar group such as methylene groups of hydrogen do not form hydrogen bonds, they do not affect the structure of water। तो ये वाटर के स्ट्रक्चर को अफेक्ट नहीं करेंगे। ये सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आप इसको अगेन खुद से रीड आउट करेंगे। मैं इसको डिटेल में नहीं बता रही हूँ, जो काम का है लगभग हमने सारी चीजें यहाँ पर देख ली है। तो एक ये और पैराग्राफ आपको खुद रीड आउट करना रहेगा।
तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स कंप्लीट हो जाती है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको मतलब ये थोड़ा इंटरेक्शंस, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन स्टार्ट किया था, तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एक चीज रह जाती, तो उसके कंसेप्ट आई थिंक आपको क्लियर करवाना मेरी जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस को एक काम करेंगे हम लोग, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, या तो नेक्स्ट वीडियो सेगमेंट में कर लेते हैं। अभी 14 मिनट्स का तो वीडियो आपका यहाँ पर हो गया, क्योंकि जो नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा स्टूडेंट्स, वो यहाँ पर रहेगा कंपोजिशन में, जिसमें स्ट्रक्चर, फंक्शंस और बायोमोलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो जब मैं वो पढ़ाऊंगी तो उसके पहले आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस भी बताना जरूरी रहेगा।